नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मअतल कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। इमरान खान को 13 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे, जिसको इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। ओरिया साहब, एक और तारीख आ गई है, 13 मार्च को पेश हो जाएंगे खान साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया था वो वज़ा किया गया तरीक़ेकार ही गलत था। अच्छा, मैंने कई दफ़ा कल शायद बहुत तफसील से उस पर रोशनी डाली थी, और किसी भी आप वकील से पूछ लें कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए जाते हैं टू इंश्योर द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, वो उस वक़्त किए जाते हैं कि जब कभी आपको एक ख़दशा हो कि एक आदमी जो है वो कोर्ट से भाग जाएगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा। दो तरीके होते हैं। एक, उसको ये कहा जाता है कि जाओ उसको जाकर नोटिस सर्व करो और उसके साथ साथ सिक्योरिटी ले लो कि तुम 7 तारीख को आ जाओगे। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि उसके ECL में उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, ये दो ही तरीक़ेकार होते हैं। आज तक जितने भी ऐसे वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए हैं उनका यही एक प्रोसेस होता था कि एक आदमी की अपीयरेंस इंश्योर की जाए, क्योंकि नॉर्मली होता यह था कि बाद दफ़ा बहाने करता रहता है बंदा, कभी ये मैं नहीं आता हूँ, फलां नहीं आता, वकील नहीं आए, फलां नहीं आए। तो अदालत जो है अगर मुकदमा सीरियसली चलाना चाहती है तो कहती है कि समन पे तो नहीं आ रहा, चलो वारंट अरेस्ट दे दो, ताकि अगर ये 7 तारीख को ना आए तो इसके वारंट जारी करती है। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की इंतज़ामिया जो है एक तमाशा बनाती है, और तमाशा बनाया कि जनाब वो जा रही है और उसको गिरफ्तार करने जा रही है। उसके ऊपर फिर एक और बाजार खुल जाता है, मुख्तलिफ किस्म के तड़ आ गया तो मरियम औरंगजेब आ गई, तो राना सनाउल्लाह आ गया, तो फलाना वो चूहा है, वो ये है, वो डर के भाग क्या है, फलां हो गया। ओ भाई, अल्लाह का रास्ता है। तुम लोगों को ज़ेब देती है ये बातें। यानी आप जामन से पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कि जनाब इमरान खान क्यों नहीं आया, और प्राइम मिनिस्टर जिसका ज़मानत है उससे नहीं पूछ रहे कि उसने एक जमानत दी थी कि मैं इसको लेके आऊंगा। नवाज शरीफ के जमानत जामीन कौन है पाकिस्तान में? शहबाज शरीफ है। उससे नहीं पूछ रहे कि वो 3 साल से क्यों नहीं आ रहा। अब मैं आपको आज थोड़ा सा इस पूरे के पूरे जुडिशल गेम के अंदर जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो खास तौर पर 2 चीज़ों की जो है अवाम के सामने नज़र जो है नज़र गिरा रहा है। देखिए, एक बात बताऊँ आपको, फेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी होता है जुडिशरी। पीछे कोई हो, कुछ हो, किसी को नहीं पता चलता क्या है। ठीक है, ये 2 लोग होते हैं जो बदनाम होते हैं। ये 2 लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं ये गंद कर रहे हैं। अब इमरान खान के ऊपर 75 केसेस बने हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। 72 केसेस ये हैं कि इमरान खान ने एक जुलूस की तरफ जा रहा था, जुलूस के अंदर लोगों ने ये किया वो किया, उस पर कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई। इमरान खान ने ये गुफ्तगू की और उसके ऊपर तो वो लग गया अपना जैसे 124 लग गया या 506 लग गया। इसने जनाब पाकिस्तान से गद्दारी की और बात की, ये किया वो किया, लोगों को उकसाया। उकसाना ये वो केसेस होते हैं जो ख़ास तौर पे किसी एक आदमी को तंग करने के लिए किया। इन केसेस का फैशन जो था ये अयूब खान के ज़माने में और भुट्टो के ज़माने में होता था, ख़त्म हो गया। ज़्यादा डायरेक्ट कोड़े मार दिया करता था, उसका और फैशन था। फिर वक्त के साथ साथ माशरे तरक्की करते जाते हैं। पाकिस्तान में भी तरक्की आई थी, ये केसेस नहीं बनते थे। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ तकरीबन 8-10 साल से जब से हमारे यहाँ 2-3 चीज़ों का फैशन आया। एक, हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन का फैशन आया, हमारे यहाँ नहीं होते थे मिसिंग पर्सन, तो जो लैटिन अमेरिका में होते थे। हमारे यहाँ और टेररिज्म का थ्रेट आया, हम टेररिज्म के मामले में आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ एंटी टेररिज्म की कार्रवाई शुरू हुई, बंदे हमने देने शुरू किए और बहुत सारे। उसके साथ ये फैशन बन गए। अब वो 3 केसेस मैं आपके सामने रख देता हूं। 3 केसेस में पहला केस फॉरेन फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो पार्टी फंडिंग का होता है। पार्टी फंडिंग के चेयरमैन के हैसियत से उसको बुलाया। वो फॉरेन फंडिंग केस ऐसा है जिसके आज तक अभी तक पाकिस्तान में रूल्स ही नहीं बन सके कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन के 2 इख्तियारात थे। एक इख्तियार ये था कि फॉरेन फंडिंग में अगर आप साबित हो जाए कोई ऐसी फंडिंग जो कि गलत है तो फंडिंग वाले जब्त कर लेता है, और दूसरा होता है कि पार्टी का निशान मतलब बल्ला निशान ले लेता है। ठीक है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने सर से बला उतारी और फॉरेन फंडिंग का केस किसको दे दिया? सेशन कोर्ट को, कि जनाब आप तहकीक करें कि ये क्या है। जिस चीज के रूल ही नहीं बने उस चीज को आप क्या कर सकते हैं? एक केस जान ही नहीं है ना। दूसरा केस जो है वो तोशाखाना का केस है। हिलाली साहब ने बार बार बड़ी तफसील से इसके ऊपर जिक्र किया कि उसमें कोई वायलेशन नहीं हुई। ठीक है, और केस भी मैं कल FIR देख रहा था, कोई वायलेशन के जिक्र नहीं है। अच्छा। एक चीज का जिक्र है कि इस आदमी ने घड़ी खरीदी
गड़ी खरीद के उसको बेच दिया, और वो जो पैसे जो हैं वो अदालत के अंदर उसके अंदर डिक्लेयर नहीं किए अपने एसेट्स के अंदर। अब वो एसेट डिक्लेयर होते हैं जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल दिए थे अपने पैसे मेरे इतने आए हैं वहां से, और जब वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो उसमें डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन चूंकि हमने केस चलाना है, तोशा खाना में तमाशा लगाना है, इमरान खान को कहना है तुम अदालत में आओ और ये करो। और तीसरा जो बड़ा खौफनाक केस है वो है टेरियान का केस। अब टेरियान का केस जो है वो एक जमाने में पेश हुआ था, और उसके बाद अदालत ने बाकायदा इफ्तिखार चौधरी केस ले गया था। अदालत ने कहा था अगर दोबारा आप ऐसा केस लेके आओगे तो हम तुम पे जुर्माना करेंगे। अच्छा। पाकिस्तान के कानून में आपको कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से जाते हैं ना, या तो सीता वाइट ये मुतालबा करे कि मेरा फलां हक मजरू हुआ है, मुझे नहीं अपना इमरान खान जो है वो मेरी बेटी को हक नहीं तस्लीम कर रहा। टेरियान ये कहे कि मुझे मेरे बाप की हैसियत से तस्लीम नहीं किया जा रहा, ये नहीं। अब एक चूंकि रिजेक्ट हो चुके थे, अब एक और चीज निकाली है कि वो जमाइमा के पास वो इमरान खान ने रखवाया उसके, तो ये बेसिकली उसका कस्टोडियन है। अब ये कस्टोडियन का जहां तक ताल्लुक है, अब्दुल सत्तार ईदी कम से कम हजारों लोगों का कस्टोडियन का नाम होगा उसके ऊपर। ठीक है। तो क्या वो सारे के साथ, तो ऐसा केस है जिसमें कुछ नहीं निकलना कल को, लेकिन तमाशा पाकिस्तान में लगाया हुआ है, लोगों की नर्व्स टेंस की हुई है। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको इमरान खान के इस केस में खुसूसी तौर पर गैर हाजिर रहने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमने देखा था कि गुज़िश्ता हफ्ते वो इस्लामाबाद की 3 मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए, मगर इसी अदालत में पेश नहीं हुए जहाँ तोशा खाना केस लगा हुआ है, सेशन अदालत में। रामीन, मैं ये कहूँगा कि हम लोग एक मास्टर बन गए हैं कि कैसे कानून को इस्तेमाल करते हैं टू अब्यूज़ द लॉ, यूज़ द लॉ टू अब्यूज़ द लॉ। एक ज़िद हो गया है। ज़िद क्या हो गया है कि आदमी तो है पाकिस्तान में, उसका नाम तो है ECL पे, सब जानते हैं वो किधर है, भागने का कोई इम्कान ही नहीं है। मगर नहीं, आप ले आए उनको और उसका जान खतरे में डालें। मैं कहता हूं इमरान खान तो आई एम सॉरी टू से कि उसको निकलना ही नहीं चाहिए। बेशक वो कहें कि डरता है। आज अदालत में ना तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जी मौत का तो एक दिन मुअय्यन है, तो उससे उनको डरना नहीं चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं। सही है, कमाल है, वाओ, रिमार्केबल। तो आप वो क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच? नहीं, वो नहीं कर सकते आप। देखिए, बात सीधी सादी है। इसके खतरा इतना है इसके लाइफ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोर्ट रूम में खतरा है, कोर्ट रूम के बाहर खतरा है, सुसाइड बॉम्बर्स हर जगह हैं, और एक ही गलती हो और वो इंसान का जान जाता है, वो फिर वापस नहीं आता। एक गलती में। तो कहने की बात ये है कि ये जिद क्यों है उस आदमी का? उस पे इंसाफ होगा, आप केस सुने, बेशक सजा दें अगर वो गिल्टी है, जेल जाएगा वो। आपको ये जिद क्यों है कि एक मैसिव क्राउड से आके वो पेश हो कोर्ट में, जब आप उसके कातिल को, वुड बी कातिल को, आप वर्चुअल अपीयरेंस उसको आने देते हैं? वाई? व्हाट इज द लॉजिक? दूसरी बात, क्या है इस टैक्टिक के पीछे? देखिए, टैक्टिक्स ये हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या खेल क्या है। खेल ये है कि इनको इलेक्शंस तो होल्ड करनी है ना। अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और उस पर अमल करना है तो आपको इलेक्शंस जरूरी करना है। तो अब क्या होगा कि आप इनको पकड़ें, इनके मेन लीडर्स को पकड़ें, तकसीम करें जेल्स जो हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और कुछ देर तक उम्मीद रखें कि लोग इनको भूल जाएंगे और ये होगा। और आसानी से ये नहीं निकलेंगे। जैसे आपको पता है 5-7 दिन पहले कुछ लोग जेल गए थे, वो अभी तक जेल में हैं। वो जो कोर्ट अरेस्ट किया था उन्होंने, और 2 हफ्ते और जेल में रहेंगे। वो उनको बताएंगे कि एक दफे तुम आ जाते हो, आसान नहीं है निकलने के लिए। रिलीज कर दिया उन लोगों को, खबरें आई थी रिलीज कर दिया सबको। हाँ जी, सबको।
सबको? हाँ जी अब सब अच्छा, तो वेरी गुड, मगर टाइम लगा, मगर टाइम लगा ना। अब क्या होगा, वो चाहते हैं कि एक दफे ये जेल में चले जाएं, एक एक को देखिए, उनको इन्होंने परस्यू नहीं किया, मगर इनके मेन लीडर्स के पीछे अगर लग जाएं तो आपको मैं बता सकता हूं 101 तरीके हैं इनको डिले करने के लिए, तो मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशन। मगर क्यों इनकी जीत, आखिर में इनकी हार होगी, क्यों होगी? इसलिए कि मैं समझता हूं लोग नहीं निकलेंगे जब ये कहेगा निकलो। अच्छा। मगर एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, जब इमरान खान के लिए वोट करने का वक्त आएगा, वो जाके उसके लिए वोट करेंगे। हाँ। वो आएंगे नहीं मार खाने, वो आएंगे नहीं जलसेओं में, नहीं, मगर जब वोट करने के लिए जाएंगे वो वोट जरूर उसके लिए करेंगे। तो आप, व्हाट इज द पर्पस? आप उनकी बचत कैसे, आपकी बचत कैसी होती है? बिल्कुल आप तो चाहते हैं कि वो वोट ना करें ना। सो इफ दे कम आउट एंड वोट, तो ये फिर भी इसकी जीत है। इट्स अ डिफीट, इट्स अ नेगेटिव, टोटल कंप्लीट नेगेटिव। बस बदला, उसको जेल में देखो, उसके बार के पीछे उसके तस्वीर लो और कहो कि देखो हमने इसको पकड़ लिया। जैसे मैं आपको पहले कहता था, इसको हरा नहीं सकते इलेक्शंस में, और आपने कब देखा? वो दूसरे दिन आप देख लिया, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो निकला, कितने लोग निकल आए बगैर कहे, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट, कोई इंतजाम नहीं, स्पॉन्टेनियसली लोग निकल आए। इनकी जिद है कि इसको पेश करें जेल में, अवाम की जिद है कि इसके लिए वोट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उरिया साहब, यही पॉइंट आपकी तरफ कि इमरान खान के वकील ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो क्या वकील साहब का ये मौक़िफ़ तस्लीम किया जा सकता है जबकि खान साहब कल से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, इंतखाबी मुहिम जब निकाब करते हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी खुद अपने हाथ में लेके चलते हैं, आप उसके इर्द गिर्द अपने चीज़ों को सिक्योर करते हैं, आप बुलेट प्रूफ चीज़ें लेके। अदालत के अंदर तो आप बुलेट प्रूफ नहीं लेके जा सकते ना। अदालत के अंदर तो सिक्योर, बात उसकी बहुत ठीक है, अदालत के अंदर तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है। और कल राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान से हमारी सियासी मुखालफत नहीं, सियासी दुश्मनी है। अवाम इमरान खान को हम अपना दुश्मन समझते हैं। ये कोई छोटा लफ्ज है? सियासत ये छोटा फिक्र है? करेक्ट। यानी आप एक वजीर दाखिला ये कहता है कि इमरान खान से मेरी दुश्मनी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मसला पता क्या है जी? मसला इस वक्त यह है कि आज परवेज लाई ने एक बयान दिया है कि जो मैं कम से कम गुज़श्ता 2 साल से देता चला आ रहा। अच्छा। परवेज लाई जो है वो पाकिस्तान की कम से कम पंजाब की पॉलिटिक्स में कम से कम 40 साल से है। स्पीकर के तौर पे, चीफ मिनिस्टर के तौर पे, वजीर के तौर पे मुद्दत हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की निटी-ग्रिटी को समझते हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की पुलिस जो है उसको काबू करने की इस्तेदाद नहीं रखती। ये कौन कह रहा है? एक ऐसा आदमी जो कि पुलिस का हेड रहा है एक वक्त में, जिसका भाई जो चोई शुजात जो है वो वज़ीर दाखिला रहा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की 1977 ऑनवर्ड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर छाए रहे हैं जो लोग, कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे, उससे पहले अपोजिशन में थे चोई दौर रहे। बिल्कुल। आज भी मैं कहता हूं कि ये असल में क्यों मसला क्या है? मसला यह है कि इमरान खान की जो बंदे हैं उनके साथ एक दफा लड़ाई हो। वो लड़ाई खुरेजी में बदले, वो जब खुरेजी में बदलेगी तो फिर मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा डिले हो जाएगा, जिसकी जहालत की इंतहा यह है कि जो बंदा कहता है कि हम लोगों को रोटी नहीं दे सकते, आप कहते हैं 80 अरब रुपया जाओ, रोटी कौन नहीं दे रहा? तुम नहीं दे रहे ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो फिर इलेक्शन हो ताकि निकल जाओ तुम, ताकि कोई बेहतर रोटी देने वाला आ जाए। तो फिर फजल रहमान जैसे बंदे खड़े होकर कहेंगे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी यही है कि हम मुतहम्मल नहीं हो सकते, ये मुतहम्मल नहीं हो सकते जो सूरत हाल है ना, ये वो लोग हैं ये जिनको पता है कि वो इतनी बुरी तरह की डिफीट खाएंगे। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ना भूख का मसला है इनके नजदीक, ना नंग का मसला है, ना अफलास का मसला है, ना सेहत। इनके नजदीक इमरान खान की पॉपुलैरिटी मसला है। अगर इमरान खान पॉपुलर ना होता तो पूछता भी कोई ना। 2000 लोग और बैठे हुए हैं, कौन किस किस केस की तरफ आप जाते हैं? कोई भी नहीं जाता। देखे ना, पाकिस्तान में हमेशा होता क्या है दुनिया में कि हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनता होता है पार्टियों का। ये पहला इत्तेहाद है कि अपोजिशन के एक बंदे के खिलाफ हुकूमत ने इत्तेहाद बनाया हुआ है। यार तुम इतने कमजोर हो, यानी तुम तो बिखरे हुए ताश के पत्ते की तरह थे,
तुम्हें इमरान खान ने इकट्ठा कर लिया, अभी कहते हैं उसको सियासत नहीं आती। तुम लोग तो कोनों खुदरों से निकल के उसके मुकाबले में इकट्ठे हुए। आप सोचें, एक एक पार्टी वाले, जेडब्ल्यूपी 1 वोट उसका, वही डेरा बुगटी का, बीएनपी 2 या 3 वोट, एमक्यूएम कराची का वोट, वहां मौलाना फजल रहमान कुछ बलूचिस्तान का वोट, वहां का, ये सारे के सारे एक आदमी के मुकाबले में इकट्ठे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम कहीं बिखर न जाएं। अगर हम बिखर गए तो हम गए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये इलेक्शन से डरते इसलिए हैं कि इलेक्शन की फिजा में ये ऐसे बिखरेंगे जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं। फिर आपको पता चलेगा उसकी वजह हर पार्टी का तो हर मुल्क में कैंडिडेट है। जे जो है कहेगी मेरा कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, पीपल पार्टी कहेगी मेरा बंदा रखो, नून लीग कहेगी मेरी कैंडिडेट। ये तो जूतियों में दाल पटेगी इन लोगों के इलेक्शन आ गया। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF के नए नए मुतालिबात सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का दावा था कि इस हफ्ते IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, मगर इसके बाद IMF ओहदेदारान का दावा सामने आया है कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यकीन दहानी कराए। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्थर पेरिस का कहना है कि बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतज़ाम IMF की वो आखिरी शर्त है जिसकी तामील किस्त जारी करने के लिए ज़रूरी है। हिलाली साहब, चीन के अलावा दोस्त ममालिक की तरफ से इजाफी डिपॉजिट्स पर अब भी खामोशी है, तो ये आखिरी शर्त पूरी करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? मेरे ख्याल में इतना चैलेंजिंग नहीं होगा, इसलिए इन्होंने पहले से हमारे जो एक्चुअल क्रेडिटर्स हैं, माने जो अपफ्रंट क्रेडिटर्स हैं, चीन, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो कुछ वो देंगे और पब्लिकली कहा है कि वो देंगे। और ये काफ़ी नहीं है IMF के लिए कि हम कह रहे हैं वो देंगे। मेरे ख्याल में वो खुद एसरटेन करेंगे इनसे डायरेक्टली कि आप देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए कि जब वो कहेंगे हाँ तो फिर वो आपको वो अपना ट्रांच रिलीज करेंगे ऑफ 1.1 बिलियन। 2 चीज़ें मैं जल्दी से ये कह दूं आपको कि ये IMF ने कहा है कि हमें 7 बिलियन चाहिए। पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं जी, जून तक हमें 5 बिलियन चाहिए जी। तो मगर चलिए आप 5 बिलियन भूल जाएं और उनका फिगर एक्सेप्ट करें, तो मेरे ख्याल में चीन ने 2 बिलियन तो दे दिया है और 1 बिलियन शायद और देगा और बाकी भी 3 जो मुल्क हैं वो भी दे देंगे इंशाल्लाह, तो वो हो जाएगा पूरा। और बाय द वे वो तेल के फॉर्म में भी आ सकता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी आ सकता है, वो रिजर्व्स पे भी आ सकता है और फॉरेक्स सपोर्ट पे भी आ सकता है। तो मेरा मतलब ये है कि तरीकों से वो आ सकता है और वो मिल जाएगा। मगर एक्चुअल बात ये है कि अभी जून तक तो ठीक है 5-7 बिलियन जो भी है ये हो जाएगा, मगर उसके बाद आपको डेट रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? आपका प्रॉब्लम यह है कि आपका सब डेट जो है एक वक्त ड्यू होता है और आपके 2 तरीके हैं डेट्स को फेंटने के लिए, एक है रिमिटेंसेस और एक है आपके एक्सपोर्ट अर्निंग्स। ये दोनों काफी नहीं है ऑल योर डेट के लिए। तो ये अब ये होगा कि कोई कंपनी आएगी और आपके क्रेडिटर्स को कहेगी कि आप लोग मेहरबानी से रीस्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, सब लोग जो इनके क्रेडिटर्स हैं इक्वली वो प्रेशर लें, माने बर्डन शुड वो जो इक्वली यू शुड डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब ये नहीं है कि चीन को ज्यादा मिले और किसी पे प्रेशर कम हो, ऑल ऑफ यू मस्ट बेयर द कॉस्ट। कौन से कंपनीज हैं इनका काम यही है कि वो रीस्ट्रक्चर करते हैं डेट। अब आपके खुदकिस्मती ये है, खुदकिस्मती क्या मैं कहता हूं कि फॉर्चुनेटली एक लिहाज से कि 70-80% जो आपके डेट्स हैं रामीन वो हैं फॉरेन मल्टीलैटरल और बाइलैटरल। 20% और 30% जो हैं वो हैं स्पेसिफिक कंट्रीज से।
तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक्सरसाइज है। इसके लिए 20-30 मिलियन डॉलर जो भी आपका डेट रीस्ट्रक्चर करेगा वो पैसे लेगा। मेरे ख्याल में इनको बता दिया हो कि हम इतने पैसे लेंगे और इक्वली द बर्डन विल बी स्प्रेड इक्वली। तो ये कुछ इनका इम्कान है। नेक्स्ट IMF प्लान जो जून के बाद होगा, उसके दौरान फॉर द नेक्स्ट 2-3 साल 5 साल 10 साल जितने भी लगे, वो उस किस्म के तरीके से हम ये कर्ज फेंटेंगे। ठीक है। और ये सब IMF ने हुकूमत से फाइनेंसिंग बैलेंस पेमेंट्स पर एश्योरेंसेस का कहा है, तो हुकूमत ये यकीन दहानियाँ कैसे करा सकती है? देखिए, मैं बड़ी तफसील से इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, और उसमें जो रज़ा रब्बानी का ख़त है वो बहुत खौफनाक हक़ाइक़ वाला ख़त है। और उसने 2 चीज़ें, मैं और आप दोनों अटकल पच्चियाँ लगाएंगे कि IMF में ये हो रहा है, IMF में ये हो रहा है, IMF में ये हो रहा है। हाँ। ये हमारी टामकटोइयाँ हैं। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि IMF का मुआहदा ना PTI का कोई दिखाता है और ना मौजूदा नेगोशिएशन को दिखाता है। इसलिए रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर ये मुआहदा लेके आओ। और रज़ा रब्बानी जो हैं ये बड़े सीजन किस्म के पॉलिटिशियन है। मैं उनका खत पढ़ता हूँ। द सेंट्रल रब्बानी एडेड that the country also needs to know if our strategic relationship with China is under threat. ठीक, एक और we are being called up to play a role in the region which will facilitate the military presence of the imperialistic power. एक कागज उठाओ, हर रोज एक बंदा आता है, कभी IMF से, कभी ख्वाजा आसफ आ जाता है, कभी मरियम नवाज आ जाती है, कभी कोई कि जी इमरान खान जो मुआहदा करके गया था उसकी, और मुआहदा दिखाओ लोगों को कि ये इमरान खान गंद करके गया था। तुम्हारे पास दिखाने को है ही कुछ नहीं। इसलिए कि IMF आपसे ये नहीं कहता भाईजान कि बिजली महंगी करो, IMF ये नहीं कहता कि पेट्रोल महंगा करो। IMF कहता है ये जो मोटे मोटे पेटों वाले सेठ है ना, ये जो लोग टैक्स चोर है ना, जिनके एक एक घर में 6-6 गाड़ियां है ना, जिनकी जायदादें को भी कीनिया में इसने फैक्ट्री लगाई है, किसने सऊदी अरब में लगाई है, किसने लंदन में लगाई है, किसने, इनको टैक्स लगाओ। IMF की डायरेक्टर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान को होश करना चाहिए कि ये गरीब आदमी को सब्सिडी दे। हम कब कहते हैं कि नहीं दे? ये मोटे मोटे पेटों वाले तोंदों वाले लोगों को उनकी जो चर्बी है वो काटे और आवाम को खिलाए। आपने तमाशा बनाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा है। तुम पार्लियामेंट में, हर चीज पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। फलां चोर है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, फलां खद्दार है पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। ये कोई नहीं कहता कि इस मुल्क को बेचने वाले, इस मुल्क को मकरूज करने वाले, इस मुल्क के बच्चे को, मैं रात को सोया हूं, मुझे पता है 2 लाख रुपया मेरे पर कर्ज है, सुबह सवेरे उठता हूं 2,10,000 हो गए, मुझे 10,000 कर्जा कौन देता है भाई? क्या मैंने कहा है? मैं तो खून पसीना एक करके खुद कमाता हूं, मुझे नहीं जरूरत मोटरवे की। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे घर में खाना नहीं है, तुम मेरे दरवाजे पे मर्सिडीज खड़ी कर देते हो अपनी अयाशी के लिए। जिस दिन पाकिस्तान में पहली मोटरवे बनी थी उसकी पूरे 4 साल 5 साल तक उसके अंदर 2 से 3 हजार गाड़ियां चलती थी टोटल हफ्तों के अंदर। और आपने $4 बिलियन पाकिस्तान के लोगों पे चढ़ा दिया क्योंकि तेज चलना आपको अच्छा लगता था। आप चाहते हो क्या बात है, मियां साहब की गड्डी जड़ी है लाहौर इस्लामाबाद जाती है और 1 करोड़ भूखे नंगे अफलासदा लोग, ना पानी, ना बिजली, ना रोटी, ना सेहत। एक तरफ मोटरवे एक साइड पे 1 करोड़, आज भी वही है। 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में जिंदा है मोटरवों के इर्द गिर्द। आज भी वो पोपले थपे हुए हैं, आज भी जोहड़ में है जिसमें पानी भी और जानवर, इंसान और जानवर दोनों एक साथ पानी पीते हैं। आप गुजरते हैं, आप बच्चों को बताते हैं, ओ देखो हमारा दादा ऐसे रहता था, उसका बिजली नहीं थी, उसका पानी नहीं था, उसके पास सेहत नहीं थी, वो देखो वो कीकर की छांव के नीचे बैठा हुआ है, उसका एयर कंडीशन नहीं था। तुम लोगों ने, ये लोग हैं जो कपास उगाते हैं और तुम्हारा ज़र बादला आता है। ये लोग हैं जो चावल की फसल गरम उबलते हुए पानी के अंदर पनीरी लगाते हैं और तुम्हारा ज़र बादला आता है, तुम्हारे जाल उड़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। मुआशी फ्रंट पर सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर ने तकरीबन 19 रुपए की छलांग लगाई और रिकॉर्ड 85 रुपए का हो चुका है। दूसरा ये रिकॉर्ड ये कायम हुआ है कि इन्फ्लेशन 31.6% तक जा पहुंची है, जबकि शरह सूद 20% कर दी गई है। और एक बड़ी खबर ये है कि IMF की डिमांड पर किसानों और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को बिजली पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो वापस ले ली गई है। माशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने आज शो में दावत दी। हमारे मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह भी आज पैनल पर हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत खुशामदीद। फ़ारूक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। रुपए की फ्री फॉल हमने आज देखी है, बुनियादी वजूहात आप क्या देख रहे हैं? तिजारती खसारे में पिछले दिनों कुछ कमी आई थी जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रुपए में अब जान आएगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो अच्छी खबर थी तिजारती खसारे के हवाले से, गुज़श्ता साल का जो 8 महीने का पीरियड था उसमें यही तिजारती खसारा कोई 32 अरब डॉलर का था, और इस माली साल के 8 महीनों में वही तिजारती खसारा कोई 21 अरब का आया है। तो 10-11 अरब डॉलर की जो इम्प्रूवमेंट थी, ये बड़ी तगड़ी किस्म की इम्प्रूवमेंट है। कोई 45% इम्प्रूव हुआ तिजारती खसारा, और इसके नतीजे में उम्मीद ये रखी जा सकती थी कि रुपए को कुछ ताकत मिलेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि बिल्कुल उसके उल्ट हुआ। और जैसे आपने कहा कि 19-20 रुपए जो है एक ही दिन के अंदर वो रुपया गिरा है डॉलर के सामने जी। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी वजह इसकी ये है कि जो सरमायाकार कम्युनिटी है, जो बिजनेस बरादरी है, उसका एतमाद जो है वो माशी पॉलिसी के ऊपर और माशी पॉलिसी बनाने वालों के ऊपर गिरता हुआ या खोता हुआ नजर आता है। तो एतमाद का एक वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, वो एतमाद का एक डेफिसिट बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आने लगा है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ अ रोड मैप, यानी कि जो माशी फैसला साज शख्सियात हैं, जो माशी इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई ठोस किस्म का रोड मैप, कोई नक्शा, कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही कि अवाम को बताया जाए, इन्वेस्टर्स को बताया जाए, स्टॉक मार्केट को बताया जाए, करेंसी मार्केट को बताया जाए कि हुकूमत का क्या मंसूबा है, हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है कि वो इस मईशत को जो इतनी मुश्किल में फंसी है उसको निकालने का क्या तरीका होगा। तो वो रोड मैप कोई सामने नहीं आ रहा। एतमाद का मसला है, रोड मैप का मसला है, और कुछ आप सोचिए कि इसमें बुनियादी कमजोरियां भी हैं कि मार्च और जून के दरमियान कोई 7 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां हैं, और इस वक्त स्टेट बैंक का खजाना देखा जाए तो उसमें सिर्फ 3.2 अरब पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 बड़ी वजूहात हैं जिसके नतीजे में हमने देखा कि रुपया आज कोई 19 से 20 रुपए गिरा है डॉलर के सामने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद। सलमान साहब, एक ही स्टेप में 30% शरह सूद बढ़ जाना आपको लगता है कितना अनयूजुअल है? वजूहात क्या हैं और इम्पैक्ट क्या आएगा इसका? प्रोग्राम जो है उसके तहत हमने इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव रखना है, रियल इंटरेस्ट रेट्स को भी, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन आप अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन से थोड़ा सा उसको बेहतर रखेंगे। अब कोर इन्फ्लेशन जो है, जो कि बहुत बेसिक इन्फ्लेशन जिसे कह सकते हैं इकॉनमी में, वो 20% को क्रॉस कर चुकी है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, जो आप और मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेसिस पे मिलती है, वो तो 35-40% के करीब है। जो SPI है वो उससे भी ज़्यादा है। सो आई थिंक एक तो वजह रुपए की गिरने की ये भी है कि इंटरेस्ट रेट्स जो कि कीमत रुपए की है वो बहुत कम थी, एक तो वो इंक्रीज की गई है, लेकिन उसके जो दूसरी साइड पे इम्पैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर बोरोइंग होती है वो वेरिएबल रेट इंटरेस्ट पे होती है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं और बिजनेसेस चला रहे हैं, उनको एक बहुत शदीद झटका लगेगा, और उसकी वजह से हो सकता है बहुत सी बिजनेसेस जो हैं वो कोलैप्स भी कर जाएं, और बैंकिंग का भी एक नॉन परफॉर्मिंग लोन पोर्टफोलियो भी बन सकता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है। इसके साथ साथ अगर आप डॉलर की दूसरी वजूहात भी देखें कि IMF के साथ हमारा प्रोग्राम होना था,
जो वजीर आजम ने इंडिकेट पिछले हफ्ते किया था कि 2-3 दिन में हो जाएगा, वो लगता है कि कठाई में पड़ गया है, और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि वो होगा या नहीं होगा। सर अनसर्टेनिटी क्यों है, क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक? क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं आई। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर आ जाती तो फिर तो एक फॉर्मल बात होनी थी कि ये बोर्ड में चले जाएगा और हो जाएगा सारा कुछ। अब बोर्ड की मीटिंग शायद कल है और अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं आई, और अगले 2-3 दिन में अगर वो नहीं आएगी तो ये बोर्ड की जो करंट राउंड ऑफ मीटिंग्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल नाइफ एज पे है। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इररिस्पॉन्सिबली हमने इसको नेगोशिएशंस को लिया है, और जो भी हमने करना था चीज़ वो नहीं कर पाए, और हाथी गुजर गया और दुम रह गई है और हम उसके ऊपर अटके हुए हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट इन दिस होल अनसर्टेनिटी। और थर्ड थिंग जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है कि स्टेट बैंक की जो एक करंट पॉलिसी है कि जिन्होंने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है वो ओपन मार्केट से डॉलर्स लेके इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके नतीजे में ज़्यादातर बिजनेस जो है ओपन मार्केट में जा रही है। और ओपन मार्केट जो है एक किस्म का हकीकी रेट जो है सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस पे वो वहाँ पे है, और आपका इंटर बैंक रेट जो बैंकों के दरमियान मार्केट है उसमें उससे वो बहुत ज़्यादा आगे निकल। सर डॉलर की मार्केट कैप ख़त्म की गई थी, यही सोच के किया गया था कि जो फ़र्क है दोनों मार्केट्स का वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप भी यही कह रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ, और एक ये है कि दूसरी मार्केट में बिजनेस और चली गई है, और उसके ऊपर स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट अनसर्टेनिटी की वजह से वो भी हावी हो रहा है। ठीक है। आई थिंक इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बहुत जल्दी करनी चाहिए, और IMF से बात करके उनको भी ये होना चाहिए एहसास कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी अब अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ एक जो बड़ा एलिमेंट है वो हमारी पॉलिटिकल इस वक्त जो दंगल चल रहा है, ये जरूरत से ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं, और हम नॉर्मल चीज़ें भी जो हैं पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हर चीज़ के लिए अब आपको कोर्ट्स में जाना पड़ता है, और याद है कि ये हमने अपने निज़ाम को तबाह कर दिया है। अब इसको बचाना जो है ये बड़ा जो है बड़े अक्ल से और दानिश से ये सारा काम करेंगे तो आगे। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक से वापस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मईशत की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल हम देख रहे हैं। सुबह से ही बड़ी बुरी खबरें सामने आ रही हैं मईशत के हवाले से, उस पर डिस्कशन हो रही थी, और हमारे साथ माहिर मईशत भी मौजूद थे, सलमान शाह साहब और फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। ओरिया साहब, अब हम देख रहे हैं कि IMF ने हमसे शर्तें मनवा ली हैं। डॉलर 285 का हो चुका है, स्टेट बैंक ने शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% कर दिया, लेकिन कर्जे की किस्त मिलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। अब क्या देख रहे हैं आप, अगर कर्जे की किस्त नहीं मिलनी तो ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा होगा, या फिर फ़ायदा आगे जाके होगा, या फिर सिर्फ नुकसान ही होगा? देखिए, IMF का कर्जा जो है ना वो मसाइल का हल नहीं है। उसके बाद आगे जाके आप दुनिया के सामने भीख मांगने निकलेंगे। IMF ने जो 2-3 कंडीशनैलिटीज कल भी मैंने बताया था वो लगाई हैं। उनमें से एक यह है कि हमें यह बताया जाए कि क्या हम अगर आपके पास से 1-1.5 अरब डॉलर रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी की बुनियाद के ऊपर आपको सऊदी अरब पैसे देगा, आपको कतर पैसे देगा, आपको UAE पैसे देगा। हमें अभी तक सिर्फ 2 बिलियन जो चाइना का है उसका वादा पूरा हुआ है, उसमें 700 हुआ है, 130 जो है मिलियन वो बाद में आ जाएंगे। चलो ओके, मान लिया कि हो जाएगा 2 अरब रुपए के करीब, लेकिन वो भी जून के एंड तक कहीं अगर मिला तब भी कुछ होगा। मसला सारा यह है कि आपने जो कर्जे की किस्त अदा करनी है और उसके साथ साथ आपका जो इम्पोर्ट बिल है ये आप कहां से पूरा करेंगे? ये आप नहीं कर पा रहे। आपने मईशत को एक ऐसे अंधे कुएं में लाके खड़ा कर दिया है
कि जहां आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ना आपका स्टॉक एक्सचेंज ठीक होगा, ना आपके इन्वेस्टर का एतमाद जहां पर ठीक होगा, ना लोगों का यहाँ पर काम करने को दी जाएगा। अब तो आपके जितनी इंपोर्ट आइटम्स चीजें वो तो लोग बंद करके चले जा रहे हैं। जो एक्सपोर्ट आइटम्स वाली चीजें आप फैसलाबाद में जाके देख लीजिए, सूरत हाल हो गए। फर्रुख सलीम साहब, आपसे सवाल इस वक्त, मैं खासतौर पर शाह साहब की आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हमें इस वक्त डिफॉल्ट मोड में चले जाना चाहिए ताकि हमें कुछ 10 साल की रिलैक्सेशन मिल जाए जैसे बाकी दुनिया के मुल्क बार बार चाहते रहे? कोई ऐसी बात नहीं, पता नहीं हमने उसको एक हवा सा बना लिया डिफॉल्ट का। मैक्सिको कई दफा गया, इंग्लैंड 3 दफा कम से कम डिफॉल्ट में गया। तो क्या आप डिफॉल्ट मोड के अंदर जाके हम अपनी रिस्ट्रक्चरिंग रिशेड्यूलिंग करवा लें, जो अगरचे के हमारे कोई नहीं करेगा, कौन हमें करने देगा ये? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान साहब, हम्माद अजहर साहब ये कह रहे हैं कि आदादोशुमार दिवालिया होने से भी आगे खड़े होने के जो असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर डिफ़ॉल्ट होने की अफवाहें फैला रहे हैं। अब क्योंकि आप माहिर मईशत है तो आप ही हमें बता दें कि असल सूरत हाल है क्या? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पॉइंट स्कोरिंग तो मैं नहीं कहूँगा, ये पॉलिटिकल दंगल हो रहा है और एक दूसरे को हम मारने के लिए तैयार हैं। अगर सामने एक दूसरे के सामने आ जाएं तो वो गोली मार देंगे। इतनी इस हद तक हम बिगड़ चुके हैं। और आप ये सोचें कि जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उन्होंने जजमेंट दी है 3-2 के बेसिस पे, तो हुकूमत कहती है नहीं ये तो 4-3 है। तो आई थिंक आप सोच सकते हैं कि क्या IMF आपके ऊपर यकीन करेगी कि आप जो कहते हैं वो आप करेंगे? आप तो हर चीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं। अब पॉलिटिकल जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस का बेस पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और जब तक हम ये ठीक नहीं करेंगे, ये हमें IMF जो है, मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि उन्होंने अपने रिव्यू में भी इस पे बात की है 8th रिव्यू में कि पाकिस्तान का अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हम दे भी दें सब कुछ तो पॉलिटिकल क्राइसिस इकोनॉमी को ठीक नहीं होने देगा। सो बिहाइंड द सीन्स आई एम श्योर कि IMF इंतजार कर रही है कि ये पॉलिटिकली क्या आपस में फैसले करते हैं और कैसे ये आगे लेके चलना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि दे ऑल्सो वांट कि ये जो भी एग्रीमेंट होगा इसके ऊपर इंडोर्समेंट सारी पॉलिटिकल हैवीवेट्स की होगी, और उसमें PTI इज पार्ट ऑफ दैट सिनारियो। और इसमें आपको रोड मैप भी देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी जो है इस वक्त आपकी बिल्कुल नाइफ एज पे खड़ी है, और इकोनॉमी भी उसी को रिफ्लेक्ट करती है। एंड आई थिंक कि ये हम समझते हैं कि अगर सिर्फ एक IMF प्रोग्राम से हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें पॉलिटिकली अपनी पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स की तरफ लाना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इससे नीचे और जा नहीं सकता। आई डिसएग्री विद औरिया साहब कि हम डिफ़ॉल्ट कर दें। आप देखें ग्रीस 10 साल में रिकवर नहीं कर सका अपने डिफ़ॉल्ट से। सो आई थिंक कि डिफ़ॉल्ट की बातें हमें छोड़नी चाहिए, हमें अपनी रिफॉर्म की बातें करनी चाहिए, और रिफॉर्म अगर हम कर लेंगे तो ये हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बट पॉइंट उसका ये है कि नंबर 1 इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हमारे सियासतदानों के पास कुछ नहीं है, और वो उनको देना पड़ेगा और अवाम के सामने रखना पड़ेगा। उसकी बेसिस पे आपको मैंडेट लेना पड़ेगा, और वो मैंडेट फिर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कम से कम 5 साल में तो हम सिर्फ स्क्रैच करेंगे सरफेस ऑफ रिफॉर्म्स, और अगले 5-10 साल अगर हमने रिफॉर्म नहीं किया तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा हिलाली साहब, देखें ये एक नई बहस छिड़ी हुई है कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। अब हालात ख़राब हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन हुकूमत इसको टेकअप किस तरीके से करती है, उसका रवैया क्या है, क्या उसकी प्रायोरिटी है इकॉनमी, क्या कोई रोड मैप है उसके पास, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पर हुकूमत का रवैया कैसा देख रहे हैं आप इस मामले पर? ये हुकूमत जो आई है इनका एक ही प्रायोरिटी था जो पूरा हो गया है, NRO2। छोड़ें जी इनके बारे में, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब आप बात करें, इनसे ये पूछें कि क्या आप छोड़ के IMF से, कैन यू वॉक आउट ऑफ द IMF? ये अग्रीमेंट आप अबैंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर मान जाओ। डोंट ट्राई एंड बी क्लेवर, मान जाओ नहीं कर सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, उनका डिक्टाट जो है, जो भी वो कहें एक्सेप्ट करो।
नहीं तो यू आर इन डिफॉल्ट। अगर आप ये कर जाए, आपके पास पैसे हैं ही नहीं तो मान जाओ, और जैसे इन्होंने एडवाइस किया है, स्टार्ट रिस्ट्रक्चरिंग। और सबसे ये वादा लो, आपके दोस्त चीन के अलावा ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, क्या आप समझते हैं इनको ये खुश होंगे कि आप उनको, वो आपको पैसे देंगे और आपको पता नहीं उसको कैसे इस्तेमाल करना, और शायद वो पैसे उनको वापस नहीं मिले? Have they not seen the irresponsibility आपके हुकूमतों का? देखा नहीं है उन्होंने? 20 साल से वो देखते रहे। तो मैं आपसे ये कहता हूं, खुदा के लिए इन लोग अगर ये नहीं समझते हैं, इनका सर अगर में ये इतना क्रेनियम कैपेसिटी है नहीं, हरिकेन इनके हेड्स के थ्रू ब्लो कर रहा है, तो कोई ना कोई आके इनको बताएं कि बच्चू ऐसा और नहीं चलेगा। इसलिए कि अगर यू वॉक आउट ऑफ दिस, और ये अनरूली, ये वो कहते हैं अनरूली डिफॉल्ट अगर आ जाए, यू हैड इट। और आपके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने सिवियर होंगे कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आपको आ जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भूख 10 साल के लिए हम भूखे रहेंगे, जिएंगे नहीं इस शेप और फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमने डिस्कशन सुनी। माहिर मईशत फ़रूख सलीम साहब मौजूद थे, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।